मेरा क्या कसूर 129 एपिसोड। जैसे ही रोहन नेहा के मुंह से शिवानी मेहरा का नाम सुनता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो हैरान नजरों से नेहा को देखने लगता है। जिसे ऐसे देखते देख नेहा बोली, क्या हुआ, अभी भी तुम्हें याद आया या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? शिवानी मेहरा कौन थी और तुमने किस तरह से एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने बेड तक ले आए? बोलते हुए ही वो रो पड़ती है और उस पल को याद करने लगती हैं। 5 साल पहले नेहा और शिवानी दोनों बहनें अपनी मां के साथ रहा करती थी, मगर उन दोनों की मां की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहा करती थी और जब उनका इलाज कराए तो पता चला उसकी मां को ब्लड कैंसर है और जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो कैंसर ज़्यादा फैल सकता है। साथ ही नेहा के कॉलेज की फीस भी तभी जमा करनी थी और उनके घर में कमाने वाली बस शिवानी अकेली थी। एक दिन उसकी मां की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, तब डॉक्टर ने कहा 2 दिन के अंदर ही उनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो वो उसकी मां को बचा भी पाएंगे। जिसे सुनकर दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और शिवानी अपने ऑफिस में अपने बॉस से पैसे के लिए बात करने का सोचती है और वो अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस यानी रोहन के केबिन के बाहर जाकर नॉक करती है। तभी उसे अंदर से आवाज़ आती है, कमीन, जिसे सुन शिवानी केबिन के अंदर चली जाती है और शिवानी को वहां पर देख रोहन बोला, बोलिए मिस शिवानी, आप यहाँ पर कैसे? जिसे सुन शिवानी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, सर मुझे कंपनी से लोन चाहिए, क्या कंपनी मुझे 15 लाख का लोन दे सकती है? उद्धरण चिन्ह। शिवानी की बात सुनकर रोहन उसे देखने लगता है और वो थोड़ी देर उसे देख बोला, पर आपको इतने पैसे क्यों चाहिए शिवानी? जिसे सुन शिवानी थोड़ा डरते हुए बोली, सर मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के 15 लाख रुपये चाहिए। डॉक्टर ने कहा है अगर उनका ऑपरेशन 2 दिन के अंदर नहीं हो पाया तो वो मर जाएगी। प्लीज़ सर मुझे कंपनी से लोन दिलवा दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सारे पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी, पर मुझे इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ से आप चाहो तो मुझे लोन दिला सकते हो, आपके लिए 15 लाख कोई मायने नहीं रखते हैं। शिवानी की बात सुनकर रोहन उसे देखकर बोला, तुम शायद भूल रही हो शिवानी, कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को लोन नहीं देती है, तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो तुम जा सकती हो। रोहन की बात सुन शिवानी रोते हुए रोहन के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ बोली, प्लीज़ सर मेरी मदद कर दो, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके सारे पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। मुझे सच में अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी माँ मर सकती है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो सर। बोल वो जोर से रोने लगती है और शिवानी को ऐसे रोते देख रोहन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी माँ का जो भी हॉस्पिटल बिल होगा वो कंपनी नहीं पर मैं दूंगा। जिसे सुन शिवानी अपने आंसू पोंछ बोली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बोल वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है। तभी उसकी बात सुनकर रोहन बोला, मुझे तुम्हारा थैंक यू भी चाहिए। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे दूँ तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा और तुम्हें फिर पैसे भी वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ के सारे बिल मैं खुद ही पे कर दूंगा। रोहन की बात सुनकर शिवानी डरते हुए बोली, सर मुझे क्या करना होगा? बोल वो डरने लगती है। जिसे ऐसे डरते देख रोहन मुस्कुराकर बोला, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। जैसे ही शिवानी रोहन की बात सुनती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोहन को देख बोली, सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। शिवानी की बात सुन रोहन बोला, तुम्हारे पास सोचने के लिए शाम तक का समय है, तो तुम आराम से सोच सकती हो। इतना बोल वो अपना काम करने लगता है। तभी शिवानी का फ़ोन रिंग करता है, जिसे देख वो पिक कर लेती है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, दी आज मेरे कॉलेज के एग्जाम फीस जमा करने की लास्ट डेट है और आज फीस जमा नहीं हुई तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा और डॉक्टर ने कहा है माँ का ऑपरेशन 2 दिन बाद की जगह आज ही करना होगा क्योंकि माँ की हालत खराब हो गई है। अपनी बहन की बात सुनकर शिवानी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो बोली, तू फिक्र मत कर नेहा, मैं पैसे ला लूंगी। इतना बोल वो फ़ोन कट कर देती है और रोहन को देख बोली, जो अपनी फाइल पढ़ रहा होता है, सर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुन रोहन उसके तरफ देखने लगता है तो शिवानी बोली, सर मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, आप जितने बार बोलोगे मैं उतनी बार आपके साथ सोने को तैयार हूँ, पर सर प्लीज़ पहले मेरी बहन की कॉलेज फीस और मेरी माँ के ऑपरेशन की फ़ीस जमा करवा दो। आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बोल बहुत जोर से रोने लगती है और शिवानी की बात सुनकर रोहन उसे एक चेक देते हुए बोला, ये लो ब्लैंक चेक, जितने चाहिए उतने पैसे भर लो, पर शाम तक तुम्हें मेरे पास आना होगा। जिसे सुन शिवानी उस चेक को लेते हुए बोली, सर मैं आ जाऊंगी। इतना बोल वो उस चेक को लेकर वहां से चली जाती है और जैसा उसने बोली थी अपनी बहन की फिर देने और हॉस्पिटल बिल चुकाने के बाद शिवानी रोहन के फार्म हाउस चली जाती है, जहां पर जाने के बाद शिवानी को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है जो रोहन उसके साथ करता है।
और रोहन का मन बस यही तक नहीं भरता और वो शिवानी को करीब एक हफ्ते तक अपने साथ रखता है। रोहन के पैसों से शिवानी की मां की जान तो बच जाती है, साथ ही उसकी बहन की कॉलेज फीस भी पेड हो जाती है। मगर इन सब के कारण शिवानी एकदम खामोश रहने लगी थी। वो समय पर ऑफिस जाती और समय पर घर आ जाती है। यहाँ तक वो अपनी बहन से तक बात नहीं करती, ना अपनी माँ से ज़्यादा बोलती। और एक दिन उसे पता चलता है वो माँ बनने वाली है, और जब ये बात वो रोहन के पास जाकर बोलती है, सर मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुन रोहन उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों पर अपनी एक उंगली फेरते हुए बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जिसे सुन शिवानी बोली, सर मैं माँ बनने वाली हूँ आपके बच्चे की। जिसे सुनते ही रोहन के हाथ अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और वो उसे गुस्से में देख बोला, ये क्या बोल रही हो तुम। जिसे सुन शिवानी बोली, सर मैं सच बोल रही हूँ और ये बच्चा ये आपका है। शिवानी की बात सुन रोहन उसे जमीन पर पटकते हुए बोला, किसी और का पाप मेरे ऊपर थोपना बंद करो। शिवानी मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है जिसे तुम मेरा बोल रही हो। रोहन की बात सुन शिवानी रोते हुए बोली, सर ये बच्चा आपका है, मुझे तो आपके अलावा किसी और ने छुआ तक नहीं है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं। ये बच्चा आपका नहीं है और आपको भी ये बात अच्छे से पता है। मुझे आपके अलावा किसी और ने नहीं छुआ है, क्योंकि उसका सबूत आपको तभी मिल गया था। प्लीज़ सर आप मेरा यकीन करो, ये बच्चा आपका ही है। बोल वो जोरों से रोने लगती है। तभी शिवानी की बात सुनकर रोहन बोला, मान लिया ये बच्चा मेरा ही है, पर तुम इसे गिरा दो। बोल वो शिवानी को देखने लगता है और रोहन की इस बात को सुनकर शिवानी रोते हुए बोली, नहीं सर मैं इस बच्चे को नहीं मारना चाहती। ये बच्चा भले ही मैंने वो सब मजबूरी में आकर की, मगर फिर भी इन सब में इस बच्चे की क्या गलती है, मैं इसे नहीं मार सकती। शिवानी की इस बात को सुनकर रोहन गुस्से में बोला, अगर तुम इस बच्चे को नहीं मार सकती तो खुद जाकर कहीं मर जाओ, क्योंकि मैं तो कितनी ही लड़कियों के साथ सो चुका हूँ और मैं हर किसी से शादी नहीं कर सकता। इसलिए तुम मर जाओ अपने इस बच्चे को लेकर, और अगर मर नहीं सकती तो इस बच्चे को मार दो या अपने बच्चे के साथ खुद भी मर जाओ। राहुल की इस बात को सुनकर शिवानी रोते हुए वहां से चली जाती है और जब वो अपने घर जाती है 2-3 दिन तक तो वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती है। वो चाहकर भी उस बच्चे को मार नहीं पा रही थी और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी उसके कारण उसकी माँ और छोटी बहन को लोग कुछ बोले। इसलिए वो एक फैसला करती है और अपनी माँ और बहन से कुछ भी नहीं बोलती। वो बस एक लेटर में सब कुछ लिखकर फांसी लगाकर मर जाती है। फ्लैशबैक ओवर। इन सारी बातों को याद कर नेहा जोर से रोने लगती है और जोर से ही रोते हुए बोली, मेरी बहन में इतनी हिम्मत नहीं थी वो उस बच्चे के साथ परी की माँ की तरह समाज से लड़ सके। उसमें नहीं थी इतनी हिम्मत, इसलिए वो मर गई और उसके मरने की वजह जानकर मेरी माँ भी मर गई और रह गई मैं अकेली। तुम सच में कातिल हो रोहन, तुमने मेरी माँ और बहन को मारा है, साथ ही तुमने उस जन्मे बच्चे को भी मार दिया। तुम कभी भी एक पिता बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारे कारण 3 जिंदगी खत्म हो गई। बोल वो जोर से रोने लगती है। 130 एपिसोड। अपनी बहन को याद कर नेहा जोर से रोने लगती है और ये जानकर नेहा शिवानी की बहन है। रोहन बोला, तुम्हारी बहन अपनी मौत की जिम्मेदार खुद है, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे बोला था वो उस बच्चे को गिरा दे, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे नहीं पता था मेरे बोलने पर वो खुद को ही खत्म कर लेंगी। उसे मरना था इसलिए वो खुद मरी, मैं उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। रोहन की बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में रोहन को देख, मेरी बहन अपनी मौत की जिम्मेदार खुद नहीं है, तुमने उसे मजबूर किया था। अगर तुम नहीं बोलते वो अपने बच्चे को लेकर मर जाए तो वो कभी भी नहीं मरती। तुम कैसे किसी माँ से बोल सकते हो रोहन वो अपने बच्चे को मार दे। मेरी बहन की जगह कोई और होती तो ऐसा कर लेती, पर मेरी बहन कोई और नहीं थी। वो एक सीधी सिंपल मिडिल सोच रखने वाली लड़की थी ही, कोई धोखेबाज या चालबाज लड़की जो इस मौके का फायदा उठा तुम्हें ब्लैकमेल करती। वो अपने बच्चे को मार नहीं सकती थी इसलिए वो खुद मर गई, मगर तुम्हें तो किसी की जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तक अपने खुद के बेटे से। और मैं नहा चाहती थी तुम किसी और लड़की के साथ ऐसा करो, इसलिए मैंने तुम्हें वो ड्रग्स दिए ताकि तुम कभी पिता ही ना बन पाओ। वैसे भी तुम लायक ही नहीं हो पिता कहलाने के। अरे तुम तो परी को भी बस इसलिए अपने पास रख रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी इस घर की एक अकेली वारिस है, और मुझे ये भी पता है अगर तुम बाप बन सकते तो तुम कभी भी परी को अपना नाम नहीं देते, ना उसे अपने घर लाते। मुझे तो लगता है तुम उसे भी मार देते। नेहा की बात सुनकर रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो नेहा पर हाथ उठाकर बोला, चुप कर, मैं कभी भी अपनी बेटी को नहीं मारता, ना नियति को मरने के लिए बोलता, क्योंकि मैं नियति को पसंद करता था। पर तुम्हारी बहन, मैंने उसे कभी भी पसंद नहीं किया, वो बस मेरे लिए एक जरूरत का सामान थी, समझी तुम। रोहन की इस बात को सुनकर नेहा गुस्से में बौखला जाती है और बोली, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल सही किया। तुम इसी लायक हो जो लड़कियों को खिलौना समझकर इस्तेमाल कर उन्हें फेंक देते हो।
मैंने तो मेरी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक की बस और कुछ नहीं, ताकि तुम खुद ये कबूल कर सको तुम बाप नहीं बन सकते, और हुआ भी वैसा ही, तुमने खुद ही ये कबूल किया तुम पिता नहीं बन सकते। और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये सब करके मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे तुम्हें ऐसे देख सुकून मिलता है। और उसकी सारी बातों को सुनकर रोहन की मुठिया गुस्से में बंध जाती है और वो नेहा को ऐसे देखने लगता है जैसे वो अभी ही उसकी जान ले लेगा। तभी रोहन गुस्से में नेहा को देख बोला, तो तुमने मुझसे शादी भी इसीलिए की ताकि तुम मुझे बर्बाद कर सको। रोहन की इस बात को सुनकर नेहा मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैंने तुमसे शादी इसीलिए की ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा सुख चैन सब कुछ छीन सकूं। पर रोहन, मैं तुम्हें कभी भी खुद से आज़ाद नहीं करने वाली, तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ ही बतानी होगी, फिर उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही होगा और मैं तुम्हें हर पल तड़पाते रहूंगी। मैं तुम्हें कभी चिट नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी भी नहीं, तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहने वाले हो। बोल वो हंसने लगती है और बोली, तुमने कभी सोचा है अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो क्या होगा? मैं इस राज को सबको बता दूंगी, तुम कभी बाप नहीं बन सकते, फिर सब तुम्हें एक ना मर्द समझेगी। बोल वो हंसने लगती है और नेहा की इस बात को सुन रोहन की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो फ्रूट बास्केट में रखा चाकू उठाकर नेहा के पेट में घोंप देता है, जिस कारण नेहा की चीख गूंज उठती है और फंस खून से रंग जाता है। दूसरी तरफ नियति अंश के साथ बैठी खेल रही होती है और हमारी प्यारी पीहू अपने डेड के हाथ में लगे प्लास्टर पर कलर पेन लेकर ड्राइंग बना रही होती है और आदर्श बेचारा बैठा उन तीनों को ही देखे जा रहा होता है। तभी पीहू आदर्श को देख बोली, डेड ये देखो मैंने क्या बनाया है। बोलते हुए वो आदर्श को देखने लगती है और अपनी बेटी की बात सुनकर आदर्श भी अपने हाथ में देखता है और पीहू से बोला, क्या है बेटा ये? जिसे सुन खुशी मुस्कुरा कर बोली, ये देखो डेड ये जो साड़ी वाली है ये है दादी। फिर दूसरी ड्राइंग दिखाते हुए बोली, और ये जो छोटे बच्चे हैं वो अंश और मैं हूँ। फिर आगे बोली, और ये आप और मोम है, और मोम की गोद में जो छोटू सा बेबी है वो अंश और मेरा छोटू भाई है। बोल वो हंसने लगती है और पीहू की बात सुनकर आदर्श के फेस पर भी मुस्कान आ जाती है और दोनों बाप बेटी साथ में मुस्कुराने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी खेलते हुए ही अंश नियति की गोद में आने के लिए अपने दोनों हाथ आगे कर देता है, जैसे बोल रहा हो, मम्मा मुझे गोदी ले लो। ये देख नियति भी प्यार से अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा लेती है और गोद में बैठते ही अंश अपना सर नियति के सीने से टिका अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसे अपनी माँ के सीने से लगते ही सारी दुनिया का सुकून उसे वहीं पर मिलता हो। और अपने बेटे की इस क्यूट सी हरकत देख नियति के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो झुककर अंश के माथे को चूम लेती है और उसे देख बोली, मेरा नन्हा शैतान, तुम्हें पता भी है तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, तुम कितने ज्यादा प्यारे हो, तुम ना इतने क्यूट हो जिस कारण मम्मा का मन करता है मम्मा बस आपको प्यार करते ही रहे और आपके सारे फेस पर ढेर सारी किस करे, साथ ही आपके ये होठ। बोलते हुए वो उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख बोली, ये ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट पर प्यारे है, जब भी आप हंसते हो आपको ऐसे हंसते देख मम्मा को अपने दिल में काफी ज्यादा सुकून मिलता है। बोल वो वापस से अंश के माथे को चूम लेती है और अपनी मम्मा की बात सुन अंश के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, साथ ही उसके होठ हल्के से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति अपनी बातों में इतनी मगन होती है जिस कारण उसे ये भी पता नहीं चलता है आदर्श उसकी बातों को सुन उसे ही घूर कर देख रहा है और बोल रहा है, जैसे मेरे लिप्स तो पत्थर के हैं जो तुम्हें पसंद ही नहीं आते और मेरी बाहों में तुम्हें सुकून नहीं मिलता बल्कि यहाँ आकर कांटे चुभते हैं। सोचते हुए ही उसका मुंह बन जाता है। साथ ही पीहू जो अपनी मोम की बात सुन रही होती है और अपने डेड के फेस एक्सप्रेशन देख रही होती है, वो हल्की हल्की हंस रही होती है। उसे कभी कभी अपने ही डेड पर काफी तरस आता था। तभी आदर्श बेड से उतरने लगता है, जिसे उतरते देख नियति बोली, आदर्श जी आप कहाँ जा रहे हो? अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें बता दो, पर आपको बेड से उतरना मना है। बोल वो उसे ही देख रही होती है और नियति की बात सुन आदर्श बोला, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। नियति आदर्श की बात सुन नियति बोली, पर आप बाथरूम में क्यों जा रहे हो आदर्श जी? आपको तो डॉक्टर ने चलने के लिए भी मना किया है ना। नियति ये सब बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर बोल रही होती है, साथ ही बड़ी ही मासूमियत के साथ। जिसे ऐसे देख आदर्श का मन करता है वो अभी ही नियति को अपने पास खींचकर उसे किस कर ले, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था, इसलिए वो बोला, तुम बाथरूम क्यों जाती हो नियति? फ्रेश होने के लिए ना? तो मुझे भी फ्रेश होने जाना है। आदर्श की इस बात को सुन नियति बोली, ठीक है आदर्श जी, फिर हम भी आपके साथ चलते हैं, हम मदद कर देंगे आपकी फ्रेश होने में। जैसे ही आदर्श नियति की इस बात को सुनता है वो अपना मुंह खोले नियति को देखने लगता है और उसे वैसे ही देखकर बोला, नियति मैं खुद से चला जाऊंगा।
और मैं अंश नहीं हूँ जो तुम मुझे अपने हाथ से फ्रेश होने में मेरी मदद करोगी, मैं खुद से ये सब कर सकता हूँ। इतना बोल वो बेड से उतर जाता है। तभी नियति उसे देख बोली, ये क्या बात हुई आदर्श जी, आज सुबह जब आपने हमें स्पंज बाथ दिया तब तो आपको कोई शर्म नहीं आई, यहाँ तक कपड़े भी हमें आपने पहनाए तब भी आपको कोई शर्म नहीं आई, और हम आपकी मदद करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको हमसे ऐसी शर्म आ रही है जैसे हम आपकी पत्नी नहीं किसी पड़ोस वाले की पत्नी हो। बोल वो अपना मुंह बना लेती है और नियति की बात सुनकर आदर्श अपना मुंह बनाकर बोला, नियति मुझे बाथरूम जाना है, टॉयलेट करने, अब क्या तुम उसमें भी मेरी मदद करोगी। बोल वो नियति के फेस को देखने लगता है जो उसकी बात सुन बिना किसी शर्म के उसे देख रही होती है, और आदर्श को देख उसे ही उसके दोनों हाथों की तरफ इशारा कर बोली, आपके एक हाथ में प्लास्टर है और दूसरे में बैंडेज बंधी है, अगर आपको लगता है आपको हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है तो फिर आप जाओ, हमें भी आपकी कोई मदद नहीं करनी। बोल वो अपना मुंह फेर लेती है और नियति की बात सुनकर आदर्श को शरारत सूझती है। वो नियति से बोला, नियति तुम साफ साफ बोल क्यों नहीं देती, तुम्हारा मन मुझे देखने का कर रहा है, अगर ऐसा है तो बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम्हारा हक है मुझे देखने का। बोल वो मुस्कुराने लगता है और आदर्श की बात सुनकर नियति कुछ भी नहीं बोलती है। ये देख आदर्श आगे बोला, नियति तुम चाहो तो मुझे देख सकती हो, पर अगर तुम्हारा इरादा कुछ और करने का हो तो बता दो, उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं अभी उस कंडीशन में हूँ नहीं। आदर्श की इतनी बेशर्मी से भरी बातों को सुनकर नियति का मुंह बन जाता है और वो बोली, आदर्श जी अभी आप उस हालत में नहीं जो जिसकी आप बात कर रहे हो, पहले आप ठीक हो जाओ उसके बाद ही बात करना। बोल वो मुस्कुराने लगती है और नियति की बात सुन आदर्श का मुंह बन जाता है और वो बोला, नियति मेरी हेल्प कर दो, सच में मेरे दोनों हाथ अभी किसी लायक नहीं है। आदर्श की बात सुनकर नियति एक नज़र उसे देखती है और उसे सहारा देकर बाथरूम में ले जाती है, और जब थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकलते हैं तब नियति के फेस पर तो किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं होती, पर आदर्श का चेहरा एकदम लाल होता है, एकदम कश्मीरी सेब की तरह, और वो अपना चेहरा झुकाकर ही शर्मा रहा होता है।